हाय गाइस, तो आज है एपिसोड नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पर्टिकुलर सीरीज मैं उन बच्चों के लिए चला रही हूँ जो अभी अभी नए नए आए हैं लॉ स्कूल में एंड दे वांट समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। सो हियर इज योर एपिसोड 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। हम सेक्शन 10 तक कवर करने वाले हैं इस एपिसोड में, सो प्लीज स्टिक विद मी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो एनैक्टमेंट हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हुआ था 1 सितंबर 1872 में। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर टोटल 266 सेक्शंस थे, जो कि ड्राफ्ट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स फॉर व्हाट, टू रेगुलेट द ट्रेड। ठीक है, जितने भी ट्रेड लॉस थे उनको रेगुलेट करने के लिए। तो जो कोर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक ही लॉ होगा जो रूल करेगा सेल्स ऑफ गुड को, पार्टनरशिप को और जनरल प्रिंसिपल्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव हो गया, तो इसको ना फिर बाद में 1930 में आके इसको डिवाइड कर दिया गया 2 अलग एक्ट्स में। तो सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 बना सेल्स ऑफ गुड एक्ट, एंड सेक्शन 239 से लेके 266 बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि 1930 एंड 1932 में इम्प्लीमेंट हुए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद क्या सर्वाइव किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसका पूरा का पूरा फोकस था जनरल प्रिंसिपल पे, जो कि कवर हुए सेक्शन 1 से लेके 75 तक। ठीक है, जिसमें हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि अपना इंडेमनिटी, गारंटी, पेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी आर द मेन इम्पॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाली हूँ। और आप ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। एंड फाइनली हम मूव करेंगे, क्योंकि हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? सो एवरी प्रॉमिस, जो अग्रीमेंट है वो सेक्शन 2E में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज अ अग्रीमेंट। अगर हम इसको इन शॉर्ट समझना चाहें तो इसका मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट। ठीक है, जो कि हमने अपने पहले एपिसोड में देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। उसके बाद अब हर अग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय हो लॉ के। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसको लॉ का बैकअप हो उसे ही, या वो लॉ के जरिए एनफोर्सिएबल हो, उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। ठीक है, हर अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। जब तक उस पर लॉ की एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब गोल्डन रूल जो कहते हैं ना, गोल्डन रूल है कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। पार्ट जो कि आप शॉर्ट कट में आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट चेन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट चेन इज बेसिकली प्रपोजल दिया जाता है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा। उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, प्रपोजल जो है वो 2A में डिफाइंड है, एक्सेप्टेंस जो है वो 2B में डिफाइंड है। उससे बनता है क्या? एक प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल होगा फिर एक्सेप्टेंस होगी, तो वो दोनों चीजें एक साथ मिलकर बनाएंगी एक प्रॉमिस। और जब उस प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाएगी, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ कि कंसिडरेशन क्या होता है, जब उस प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाएगी, जो कि सेक्शन 2D में डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वो बन जाएगा एक अग्रीमेंट। ठीक है, बिना प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन के अग्रीमेंट नहीं बनेगा। और जब कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, एनफोर्सिबिलिटी जो है वो सेक्शन 10 में डिफाइंड है, वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो एनफोर्सिबल बाय लॉ जब हो जाएगा वो अग्रीमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, वो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। देन फाइनली हम आते हैं कंसिडरेशन पे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कंसिडरेशन अब बेसिकली क्या होता है? क्यूड प्रो क्यो, ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है कि समथिंग विच
इन रिटर्न ऑफ समथिंग, मतलब आप किसी को कुछ देते हो तो आप उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट भी करते हो, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? सो इट मीन्स फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द पार्टी इज बॉट एंड सोल्ड, यानी ये एक प्रॉमिस है जिसके बेसिस पे जो चीज है वो एक्सेप्ट की गई है, एक प्रॉमिस जो है वो बनाया गया है, ठीक है, वो होता है कंसिडरेशन, ठीक है। की रूल क्या है कंसिडरेशन का, कि कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, सपोज करो ए एक बंदा है, ठीक है, उसके पास लैपटॉप है, और बी एक बंदा है, उसके पास 30,000 रुपए हैं। तो अगर मैं ए को, मतलब अगर ए बी को लैपटॉप देगा और बी जो है उसके रिटर्न में, यानी उसकी कंसिडरेशन में उसे 30,000 रुपए देगा, बी ए को 30,000 रुपए देगा और ए जो है वो लैपटॉप देगा बी को, तो ये जो है यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। समझ, कंसिडरेशन जो है वो फ्लो करती है इन बोथ द डायरेक्शन, सो बोथ पार्टीज गिव एंड बोथ पार्टीज रिसीव समथिंग इन रिटर्न of something, understood? That is called a consideration and it is very important for your Indian Contract Act, ये basic है आपके Indian Contract Act का। Now comes the 5 essential things which makes a contract valid, ठीक है। बिना इन 5 चीजों के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, और ये जो 5 चीजें हैं वो सेक्शन 10 में डिफाइंड है। पहला है फ्री कंसेंट, दूसरा है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और 5वां मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो पहला जो है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होता है बेसिकली, इन सबको मैं एक एक करके आपको क्लियरली समझाना चाहती हूँ। तो फ्री कंसेंट जो होता है वो होता है जैसे कि आप जो हो अपनी सलाह सहमति, यानी आप जो अपना विलिंगनेस दे रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने का, वो किसी भी तरीके की जबरदस्ती से या किसी भी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अगर आप हाँ बोल रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी एग्रीमेंट के लिए, तो वो हाँ किसी गलत तरीके से आपसे नहीं बुलवाई जानी चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में आपको हाँ बोलनी है, अंडरस्टूड? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरे होशो हवास में आना है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप कॉम्पिटेंट कब होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जब आप 18 साल से ऊपर हो, आपका दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा हो, यानी आप साउंड माइंड के इंसान हो, उसके बाद आपको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो ही आप कॉम्पिटेंट माने जाओगे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। उसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कंसिडरेशन, अब सपोज करो मैं आपको बोलूं कि आप गांजा उगा लो और मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी, तो क्या ये एक लॉफुल एंड उसके बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूं कि आप ना एक काम करो, ये लो 2 लाख रुपए और उसके बदले में आप ना मेरा जो दुश्मन है उसका जाके मर्डर कर दो। अब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इमोरल एंड इलीगल एक्ट हो गया। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है लॉ का, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से किया जा रहा है वो वजह भी लॉफुल होनी चाहिए। अब फाइनली हम आते हैं नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, 5वां जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड यानी जो लॉ है, बाय लॉ वो चीज जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। ये आप एग्जाम्पल के साथ समझना, ठीक है। जैसे कि बेटिंग हो गई, यानी सट्टा लगाना, सट्टा लगाना वो लॉफुल नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही लॉ में उसको वॉइड यानी कि गलत, यानी कि ऐसी चीज जो कि नहीं हो सकती है वो डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, कि आप सट्टा नहीं लगा सकते। और सट्टा जब आपने लगा लिया है तो आप उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो सट्टे को, ठीक है। ये आप एक एग्जाम्पल से, अभी आपके सामने एक स्किट आएगी उसमें आप समझ। मुझे तो लगता है इंडिया जीतेगी और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है। लगी शर्त? हाँ ठीक है, लगाते हैं बेट। अगर मैं जीती तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगी, और अगर तू जीती तो तू मुझे 1000 रुपये देगी। ठीक है, लगी बेट। चल देखते हैं कौन जीते। वॉइड एग्रीमेंट का असली मतलब क्या होता है, जैसे कि वेजरिंग यानी कि बेटिंग, जैसे सट्टेबाजी भी कहते हैं, वो
अगर किसी के बीच में, दो लोगों के बीच में वो अग्रीमेंट बना है, जैसा कि हमने उस पिछली वाली स्किट में देखा, तो ऐसे केस में क्या होता है, भले ही ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी, कंसिडरेशन भी प्रेजेंट थी उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग अग्रीमेंट्स को साफ तौर पर वॉइड डिक्लेयर करता है। वॉइड यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो माना नहीं जाएगा कानूनी तौर पर, ठीक है। भले ही आप जीत गए हो, पर आप अपनी विनिंग्स को रिकवर नहीं कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई लीगल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी इसकी वजह से, ठीक है। चाहे मतलब भले ही प्रॉमिस आपको कितना भी हैवी प्रॉमिस दिया गया हो, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही मतलब एनफोर्सिबल नहीं होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फाइनली आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेकंड एपिसोड में हमने क्या क्या चीजें कवर की। पहले हमने कवर किया टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइमलाइन, ठीक है, 1972 की टाइमलाइन क्या थी एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। 266 एक्ट को किस तरीके से डिवाइड किया गया, 266 सेक्शन को। उसके बाद प्यूनियरिंग कैसे की गई, कैसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना, कैसे पार्टनरशिप एक्ट बना, और उसके बाद बचा कुचा कैसे जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहा। उसके बाद एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या एक अग्रीमेंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, जो अग्रीमेंट्स को वजन देता है। फिर फाइनली हमने कवर किया सेक्शन 10 के बिग 5 एसेंशियल्स, जो एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एंड कमिंग एपिसोड नंबर 3 में हम कवर करेंगे कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। Okay, so we'll see you in the next one. Bye bye.